2003 के अंदर मैं ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने गया था यूके बर्मिंघम में। ओके। मुझे आज भी याद है 15 अगस्त के दिन मैंने गोल्ड मेडल जीता था जी। तो काफी मीडिया थी वहां पे यूके की, तो उन्होंने कहा देवेंद्र आज आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, गोल्ड मेडल जीता है। मैंने कहा मेरे लिए इससे बड़ी खुशी का क्या पल हो सकता है। आज मैं यूके में, मेरा राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर है, मेरा राष्ट्रीय गान हो रहा है। सही कह चूरू जिला देखी जाए तो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बहुत गर्म और बहुत ठंडा रहता है जी। लेकिन मैं इसमें भी सकारात्मक सोचता हूँ हमेशा कि चूरू का व्यक्ति दुनिया के किसी कोने पे रह सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि उसने ठंड भी झेली है, उसने गर्मी भी झेली है। मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा पहला प्यार है वो डिस्ट्रिक्ट। मुझे उससे अच्छा कुछ नहीं, कोई जिला नहीं लगता। मेरे लोग हैं वहाँ पे, मेरी यादें जुड़ी वहाँ पे मैंने संघर्ष किया बहुत ज्यादा। तो चूरू मेरा पहला प्यार है। वैसे जितना भी आपके बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है, आपकी जीवन की जो कहानी है एक वो फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती है। तो थोड़ा सा हम फोकस करते हैं उस 8 साल के देवेंद्र के बारे में कि जब उनके साथ में ये सारे इंसिडेंसेस हुए थे। नहीं, बिल्कुल 8 साल की उम्र में मुझे करंट लगा था जी। और एक मैं पेड़ पे चढ़ गया था। 11,000 वोल्टेज की लाइन थी। मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि 11,000 की वोल्टेज से मुझे जब नीचे ले करके आए थे घर पे, तो मरा वाले के आए थे कि भाई इसमें अब जान नहीं है। क्योंकि घर वाले बहुत निराश हो गए थे। फिर किसी ने हाथ लगाया कि रे अभी धड़क रहा है, जिंदा है। फिर तुरंत गाड़ी मंगवाई, क्यों हमारे घर पे तो गाड़ी थी ही नहीं, तो गाड़ी मंगवाई। फिर पास के हॉस्पिटल में लेके गए, तब कहा जिंदा तो है, जिंदा तो है। तो वो एक बहुत बड़ा हादसा था मेरी लाइफ का। उस हादसे ने मुझे मतलब बहुत संघर्ष किया। 6 महीने मेरा जयपुर में ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर ने कहा, जब मेरा हाथ कटा और मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दी, आज भी मुझे वो वैसा का वैसा याद है। डॉक्टर ने कहा मेरे फादर को कि देखो चौधरी साहब, ये बच्चा जिंदा रह गया लेकिन ये मेंटली और शारीरिक तौर पे कभी फिट नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा। तो पिताजी ने कहा, मुझे आज भी याद है, बोले देखो जी, भगवान ईश्वर की कृपा है। आप जब आए थे तो आपने कहा कैसे बचाई, तो बच गया। हो सकता है कल कोई अच्छा भी बन जाए जी। तो वो दौर मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग दौर था। चैलेंज थे वो मेरे लिए काफी। और जब आपने पहली बार स्पोर्ट्स में कदम रखने का सोचा,
और ये भी मुझे पता चला है कि उस टाइम पे शायद आपने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल्स आपने देखी हैं कि आपको अपना जैवलिन भी खुद बनाना पड़ा था। तो कितना सच है इस चीज़ के बारे में? और आफ्टर दैट जब आप इस चीज़ में आए और उसके बाद भी कितनी आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ इतने फेस करने पड़े हैं? क्या ऐसा भी हुआ है आपके साथ में? बहुत बार हुआ है। 2-3 चीज़ें इसमें विशेष तौर पे कि एक तो जेवलिन के लिए मेरी इतनी ज़बरदस्त जिद थी कि मुझे जेवलिन फेंकना है और जेवलिन मेरे पास थी नहीं। तो मैं मेरी स्कूल से एक नोक लेके आया जेवलिन की। भाले के आगे जो नोक होती है, सिर्फ वो नोक मिली मुझे और मैं घर पे आके लकड़ी ले करके उस लकड़ी को उसके अंदर डाल करके फिर मैंने तैयारी की। वो 10वीं कक्षा की बात थी। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो सरकारी स्कूल में भाला होते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सामान्य खिलाड़ियों में उस लकड़ी फेंक करके मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए जी। स्पोर्ट्स की कहूं या चैंपियन की कहूं, तो कहीं न कहीं आज मैं चैंपियन हूं तो मुझे कमजोर ने कहलाने की जिद ने ही दुनिया का चैंपियन बनाया। मुझे लोग कमजोर कहते थे, इसलिए मैंने गेम शुरू किया कि मुझे कमजोर नहीं कहलाना है। जी जी। फिर आगे चल करके एक ऐसा घटना हुई, उसने मुझे आज भी मतलब याद करता हूँ तो काफी इमोशनल हो जाता हूँ। 2004 के अंदर मैं एथेंस पैरा ओलंपिक में खेलने जा रहा था। मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन भारत सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। मैं किसान फैमिली से, तो उस टाइम 1 लाख रुपए लगे। अब लाख रुपए कहाँ से लेकर के आए? तो मेरे पिताजी ने कहा, आप गेम करो, आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्थाएं करूंगा। मेरे को नहीं बताया, मेरे को बहुत बाद में पता चला वो जो लाख रुपए थे वो मेरी माँ के गहने बेच दिए मेरे पिता। तो मैंने जिंदगी में ये सोचा कि ऐसा किसी को संघर्ष ना करना पड़े मेरी तरह से। लेकिन खुशी तब हुई जब मैं टोक्यो पैरालंपिक्स में जा रहा था, तो मेरे पास इतनी सुविधाएं थी। मेरे पास पर्सनल कोच गया, पर्सनल मेरा ट्रेनर गया, पर्सनल फिजियो, तो 3 का स्टाफ था मेरे साथ। और जा करके खैर मैंने सिल्वर मेडल जीता, वो तो सभी को पता है। तब मैंने प्रधानमंत्री जी को एक बात कही थी कि सर मैं मान गया, नया भारत है बदलता वाला। क्योंकि मैंने वो दौर देखा था। आज एक वो दौर था, आज ये दौर है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सुनकर। तो जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है इस चीज़ के पीछे, आपको चैंपियन बनाने के लिए, आपको एक मोटिवेशन देने के लिए। उनके बारे में ज़रा बताएं कि किस तरीके का सपोर्ट रहा उनका आपके जीवन में? उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। एक किसान होने के बावजूद भी मेरे लिए पूरा संघर्ष किया उन्होंने। सब लोग जानते हैं, उनके हाथ में एक बैग होता था, उस बैग में मेरे कागज होते थे। जी। जयपुर घूमते थे, वो आकर के कागज लेके जाते थे जयपुर, भाई बेटे को नहीं जाना पड़े कहीं। पूरा संघर्ष किया मेरे लिए। और सबसे बड़ा उनका जो संघर्ष था, मैं टोक्यो पैरालंपिक की तैयारी कर रहा था और ये 2020 अक्टूबर की बात है। मैं इंडिया कैंप में गांधीनगर था। वो यहीं आए और उन्होंने थोड़े से बीमार हुए और उन्हें चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने उसको 3rd स्टेज कैंसर बता दिया अचानक। मेरे भाई का मेरे पास फोन गया, बोल पापा जी कहते ये प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने कहा 15 दिन निकलेंगे सिर्फ। कैंप छोड़ करके आ गया मैं। पिताजी को दिखाया, हम घर पे लेके गए। डॉक्टर ने कहा कोई इलाज नहीं है दुनिया में इनका, सेवा करो आप। मैं छोड़ करके आ गया। तो पिताजी ने मेरे को देख करके कहा आप चले जाइए खेलने, कैंप में जाओ आप। मैंने कहा इस हालत में कैसे छोड़ के जाऊं? तो उन्होंने कहा देख मेरे को तो जाना है, मैं तो बचूंगा नहीं, लेकिन मेरी इच्छा पूरी कर, ओलंपिक मेडल जीत। तो उन्होंने मेरे से जिद करके, भी मैं कैसे छोड़ के जाऊं उनको, पूरी जिंदगी उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन
फाइनली मैं बैग उठा के कैब में आ गया वापस। मैंने कहा पिताजी का आदेश है। वो लास्ट तक भी मेरे लिए ये कहते गए कि अच्छा कर तू बस। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। उन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया जी। कि आगे बढ़ो, आप जीतोगे एक दिन जरूर। हम्म। कोई मेरे ख्याल से कोई माँ बाप इंडिया में ज्यादातर अपने बेटे को या तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को खिलाड़ी बनाने का सपना देखा। ये बड़ी बात थी मेरे लिए। जी। ये भी मुझे पता चला कि 2003 के ओलंपिक्स के बाद में आपको शायद यूके की सिटीजनशिप का ऑफर भी मिला था, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। वो 2003 के अंदर मैं ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने गया था यूके बर्मिंघम में। ओके। मुझे आज भी याद है 15 अगस्त के दिन मैंने गोल्ड मेडल जीता था। जी। तो काफी मीडिया थी वहां पे यूके की, तो उन्होंने कहा देवेंद्र आज आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, गोल्ड मेडल जीता। मैंने कहा मेरे लिए इससे बड़ी खुशी का क्या पल हो सकता है। आज मैं यूके में, मेरा राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर है, मेरा राष्ट्रीय गान हो रहा है। सही कह रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने मुझसे कहा कि आपको ऐसे करो, आपको हम यहाँ का ग्रीन कार्ड देंगे और आप यूके की तरफ से अगले पैरा ओलंपिक खेलो। तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा फैसिलिटी के लिए नहीं है मेरी जिंदगी। मेजर ध्यानचंद जी को एक ऑफर मिला था हिटलर की तरफ से जब वो जर्मनी खेलने गए कि हमारे देश से खेलो, तो ध्यानचंद जी ने ठुकरा दिया था, तो मैं क्यों लूं फिर, एक्सेप्ट मैं क्यों करूं। सही कह रहे हैं। तो मैंने भी ठुकरा दिया। आपके ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है आपके नाम के आगे मोदी का परिवार, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें कि ये क्या है। बिल्कुल हम मोदी के परिवार हैं, और क्योंकि 7 करोड़ जो दिव्यांग हैं, डिफरेंटली एबल लोग हैं, मोदी जी ने उनको बहुत बड़ा हौसला दिया है। मेरे जैसे किसान के बेटे को पद्म भूषण जैसा अवार्ड, कितनी बड़ी बात है। पहली बार किसी पैरा खिलाड़ी को पद्म भूषण मिला जी, पहली बार इतिहास में। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको जी। पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसी को दिया गया तो देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया। तो इसलिए हम सभी, मैं अकेला नहीं, मेरा पूरे जितने भी दिव्यांगजन है वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमारा तो एक परिवार है और हमारे मोदी जी। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपसे बात कर कर ऐसा लग रहा है कि जो बदलाव आया है देश में, मतलब काफ़ी अच्छे स्तर पर आया है वो बदलाव, और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है जीवन में आगे बढ़ने का। अगले सवाल पे चलते हैं। इस परिवार का हिस्सा बनने के बाद में चूरू की जनता आपसे क्या उम्मीद लगाए बैठी है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ चूरू में मेरी जो प्राथमिकताएं हैं वो बहुत सी हैं, क्योंकि चूरू में एक खेल का अच्छा माहौल है। वहां पे मैं खिलाड़ी रहा हूं, मैंने बहुत संघर्ष किया वहां पे। क्यों ना चूरू में एक ऐसा स्टेडियम, ऐसा हॉस्टल बना जाए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें 6-7 डिसिप्लिन चलें, जैसे शूटिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, अलग अलग। हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, बस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लाना है तो वो तो मैं ला ही सकता हूँ, इतना मैं जानता भी हूँ। एक वहाँ किसानों के लिए हमें काम करना है, जैसे ऑर्गेनिक खेती है, और अब तो मैं जो सोलर एनर्जी है उस पे बहुत काम हो सकता है। वहां पे, वहां काफी जमीन है लोगों के पास, वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा चल सकता है कि उसमें जो हमारे यंग बच्चे हैं, जो जैसे दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ न्यू स्टार्टअप ला सकते हैं, वो अच्छा काम कर सकते हैं। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आप ला सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद फिर जैसे टूरिज्म पे हमें काम करने की जरूरत है। आप कच्छ को देखेंगे जाकर के तो हमारे चूरू जैसा ही है लगभग, जबकि वहाँ कितना पर्यटक आते हैं। तो हमें उस टाइप से बनाना हमारा तो बेहतर है, क्योंकि हमारे सालासर है,
बालाजी का मंदिर है वहाँ पे, काफ़ी हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ पे, बहुत हैं मतलब। तो जैसे हवेलियाँ है हमारी पुरानी, तो वहाँ पे पर्यटक इतने आ सकते हैं, इतने लोगों को इतना रोजगार मिल सकता है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। फिर वहाँ एजुकेशन में काम करने की जरूरत है। एजुकेशन में विशेष तौर पे जैसे महिलाओं की, लड़कियों की एजुकेशन अलग से उनकी एक अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं हम। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है हमें बहुत ज़्यादा। हो सके तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं एमपी बनूं, उसके बाद कभी जैसे एक बार मैं स्कूलों में जाऊं, स्कूलों में एक दिन टीचरों के साथ या एक दिन स्टूडेंट के साथ उनसे बात करें, क्योंकि हमारा भविष्य वो है। हो सकता है हम वर्तमान हो सकते हैं, हम भविष्य नहीं हो सकते। भविष्य हमारा वही है। जितनी भी भारत सरकार की स्कीमें हैं, दिल्ली से स्कीमें लाने का काम मेरा रहेगा, क्योंकि स्कीमें बहुत हैं, उनको लाने वाला चाहिए, ग्रास रूट पे उनको लागू करवाना चाहिए। इतनी स्कीमें हैं भारत सरकार की, आप किसी पे भी काम करेंगे। हेल्थ पे आप काम करें, हेल्थ पे विशेष तौर पे चाइल्ड वोमेन्स हेल्थ पे में बहुत काम करने की जरूरत है, आज भी बहुत जरूरत है। अलग अलग हैं, बहुत पार्ट है इनमें। कनेक्टिविटी, रेल लाइन, रोड, इन पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। लोगों को उम्मीद है मेरे से, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष देखा है मेरी जिंदगी में। मैं एक इतने छोटे गांव से हूँ, मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मेरे गांव में रोड नहीं थी, मेरे गांव में लाइट नहीं थी, मेरे गांव में पानी नहीं था। हम बहुत दूर से जाकर के पानी लेकर के आते थे। तो मैंने वो संघर्ष देखा है। मैं चाहता हूँ मेरी आने वाली पीढ़ियां वो संघर्ष ना देखे, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। पर जैसे मेरा मुद्दा एक यही बन जाता है कि बहुत स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की और आप लाने का प्रयास भी करेंगे सब कुछ, लेकिन वहाँ जनता तक, ग्रास रूट तक पहुँचना वो कैसे करेंगे आप? क्योंकि क्या होता है कि गांव है, शायद मुझे पता है कि शायद जहाँ तक आपके यहाँ पे 1500-1600 गांव पूरे एरिया में आते हैं, उस पूरे गांव तक अपनी स्कीम्स को पेनिट्रेट करना, वो किस हद तक आप सक्सेसफुली उस चीज को आप कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं हम। जनप्रतिनिधि का काम है ये। अधिकारियों से को वो निर्देशित करे, अधिकारियों से रिपोर्ट मांगे, हर 15 दिन की रिपोर्ट मांगे। आज के दिन तो आप सभी अधिकारियों, ऐसा नहीं कि ऑफिस में जाके आप करो, एक जूम मीटिंग कर लो। आप एक जूम मीटिंग पे पूरी रिपोर्ट ले सकते हो आप, क्योंकि आप भ्रष्टाचार मुक्त काम करना चाहते हैं एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते, तो बिल्कुल काम हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आते हैं और 1% उनमें भ्रष्टाचार नहीं होता, तो आपकी ग्रास रूट पे क्यों नहीं लागू हो सकती? क्योंकि उसका सुपरविजन होना जरूरी है। आपके सुपरविजन में होना चाहिए वो, उनकी रिपोर्ट लें, अधिकारियों से समन्वय जरूरी है। उम्मीद करते हैं चुनाव जीतने के बाद में आप सारी उम्मीदों पे खरे भी उतरेंगे। अभी जैसे आप जब से मोदी जी आए हैं, उसके बाद में एक शब्द निकल कर आया है, दिव्यांग। क्या लगता है आपको कि इस शब्द के इस्तेमाल से पहले और इस शब्द के इस्तेमाल करने के बाद में दिव्यांगजनों की जिंदगी में क्या बदलाव लग रहा है आपको? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये शब्द कैसे आया मैं पूरी बता देता हूँ जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बोला था जी कि ये लोग विकलांग नहीं, ये लोग दिव्यांग हैं। जी। तो उस दिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो इतने दिव्यांगजनों ने इतने कमेंट किए उस पे कि आज में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा हौसला दिया है। और इसके अलावा जैसे 2016 में जो डिफरेंटली एबल एक्ट आया, उसमें हमें दिव्यांगजनों को बहुत बड़े राइट मिले हैं। वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है वो जी। तो इसलिए लोग, विशेषकर हमारे जो दिव्यांगजन हैं, वो प्रधानमंत्री जी के बहुत टच में रहते हैं। वो प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी बोलते हैं ना कई, तो वो सब दिव्यांगजन उसको जरूर देखते हैं। चूरू और चूरू जिले में आप डिफरेंस
लेकर आने की सोच रहे हैं? स्तर पे जाके चूरू और चूरू जिले में आप डिफरेंस जी लेकर आने की सोच रहे हैं? जनता की उम्मीदें हैं। चूरू में देखिए बहुत काम करना है हमें, मैंने पहले भी बताया है, जिस जनता की उम्मीदें हैं उनको कि काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, तो मैं फिर वही बात बता रहा हूँ आपको कि वहाँ हमें कनेक्टिविटी पे बहुत काम करने की जरूरत है, रोड हैं या रेलवे ट्रैक हैं। इसके अलावा जैसे वहाँ पे हेल्थ पे बहुत काम करने की जरूरत है हमें, हेल्थ के अलावा एजुकेशन पे बहुत, शिक्षा पे बहुत काम करना है हमें, क्योंकि जी मेरे क्षेत्र में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट हैं जी वहाँ जी पे। इसके अलावा स्पोर्ट्स, चूरू स्पोर्ट्स में बहुत फेमस है। मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ से कई नेशनल मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट निकले हैं। बहुत से टूरिज्म में बहुत वहाँ संभावनाएं हैं, उसमें हम काम कर सकते हैं। जैसे काफी वहाँ एक विकल्प है कि हम ऐसा टूरिस्टों के लिए ऐसा प्लेस बनाएं कि वो लोग आए वहाँ पे रुके 2-3 दिन के लिए, और फिर वहाँ जैसा भी आएगा, कोई भी आएगा तो वहाँ होटल भी चलेंगे, वहाँ टैक्सी भी लगेंगे, बहुत सी चीजें आएंगी वहाँ पे नई। तो इसलिए लोगों को मैं चाहता हूँ, ये उम्मीद भी है उनको, और ये उम्मीद मेरा टारगेट भी है, देवेंद्र झाझड़िया उनकी ने पूरी उम्मीद और दुनिया मेरा देखी लक्ष्य, है। वो और दोनों चीजें। इसी दुनिया को देखने के क्रम में आप ये बताएं कि जैसे जो दूसरे देश हैं वो कैसे अपने पैरालंपियंस के लिए क्या करते हैं और उनको किस तरीके की सुविधाएं देते हैं? दूसरे देश हैं वो कैसे अपने पैरालंपियंस के लिए क्या करते हैं और उनको किस तरीके की सुविधाएं देते हैं? दूसरे देशों में सुविधाएं हैं, मैं मान सकता हूँ जी लेकिन यदि मैं लास्ट के विशेष तौर पे 10 साल अच्छा। देखूं हिंदुस्तान में पैरा स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा सुविधाएं भारत दे रहा है। किसी को पता नहीं, मैं बताऊंगा इसलिए कि जो हमारी टारगेट जी जो पोडियम ओलंपिक स्कीम है उसमें हमारे जितने भी पैरा खिलाड़ी, अरे वाह, अच्छा लगा उन सुन के, सभी मतलब मुझे को नहीं पता जो था इस भी बारे वो में। मांगेंगे फैसिलिटी, वो भारत सरकार सबसे को बड़ी देगी। बात मैं आपको बताऊं उसमें, जी। आप अपने ऐसा नहीं आप पे कोई पोस्ट थोप देंगे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं उसमें, आप अपने ऐसा नहीं आप पे कोई कोच थोप दे, आप खुद लिख के दो कि मुझे इस कोच की जरूरत है, मुझे इस फिजियो की जरूरत है, मुझे इस ट्रेनर की जरूरत है, और चाहो तो आप और यही नहीं, विदेश में जा सकते हैं अपने आप चाहो तो इंडिया में ट्रेनिंग करो, कितना भी खर्चा और हो, चाहो तो आप और उसमें मैं विदेश में जा सकते हो अपने स्टाफ को लेकर के, पूरे स्टाफ, कितना भी खर्चा हो। देखिए कितने और उसमें मैं बताना चाहता हूँ, मैं 9 साल से लगातार टॉप्स स्कीम का जैसे हूँ। टोक्यो में हमारे मेडल अब देखिए कितने करोड़ रुपए मुझ पे खर्च हुए, ये मेडल ऐसे ही नहीं आए। जी जैसे टोक्यो में हमारे मेडल आए हैं, रियो में हमारे 4 मेडल थे रियो पैरालंपिक्स, टोक्यो में जाकर के हम 19 मेडल जीते, 200 देशों में हम 24वें स्थान पे रहे, मैं देख रहा बहुत बड़ी बात थी वो हमारे के बच्चे लिए। खेलो इंडिया एक स्कीम है, उसमें मैं देख रहा था गरीब किसान के बच्चे जो बस में या सामान्य श्रेणी के रेल में जाते थे, वो बच्चे जब टूर्नामेंट होते हैं तो फ्लाइट में जाते हैं, भारत सरकार उनका पूरा खर्चा उठाती है। ओलंपिक जब हो रहा था टोक्यो में, वो क्यों थी मैं बताऊंगा। 200 देश थे वहां पे, सबसे बड़ी चर्चा किनकी थी? मोदी जी की। वो क्यों थी मैं बताऊंगा, सिर्फ एक ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे जो अपने खिलाड़ियों से वहां बात करते थे सीधे, बाकी कहीं कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कभी खिलाड़ियों से बात नहीं करता था। तो वहां हम जब डिनर पे जाते तो हर जगह चर्चा होती थी कि इनसे इनका प्रधानमंत्री बात करता है, ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। एक बार तो बड़ा जबरदस्त मेरे साथ दृश्य हुआ, पाकिस्तान की टीम भी थी वहां पे, तो पाकिस्तान को हम शाम को जब मिलते थे डिनर पे तो हम पूछते थे कितने मेडल आए, हम निकलते थे तो पूछते थे, तो उन्होंने कहा हमारे तो नहीं आए। तो मैंने बताया एक दिन हमारे 3 मेडल आए, फिर वो दूसरे दिन मिला मुझे, दूसरे दिन हमारा 1 मेडल आया। मैंने कहा आपके भाई कितने आए? उन्होंने कहा हमारे तो नहीं है। 3 मेडल आए, आपके कितने आए? तो मैंने तीसरे दिन पूछा उनको कि भैया हमारे 3 मेडल आए, आपके कितने आए? हमने बता रहे थे उनको, तो उन्होंने कहा आपके पास मोदी है, हमारे पास मोदी जी नहीं। बिल्कुल
क्योंकि वो हमने बता रहे थे उनको हमें ये फैसिलिटी मिलती है। भाई हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बिल्कुल करते हैं। उनके भी मेडल आते ही नहीं, इंडिया के इतने अच्छे आते हैं। वो तुलना तो वो लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा भी आपके पास तो मोदी जी है, हमारे पास है नहीं। तो कई चीजें होती हैं, बात हो जाती है। इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारे छोटे बड़े देवेंद्र आपको देख रहे हैं जो फिजिकली या मेंटली किसी चैलेंज के थ्रू गुजर रहे हैं, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए आपको क्या लगता है कि आप क्या राय देना पसंद करेंगे उन्हें? नहीं, इसमें सबसे बड़ी मैं कहूँगा समाज में बदलाव लाने की जरूरत है जी। छोटी छोटी चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। उनको सम्मान की दृष्टि से देखो, उनका हौसला बढ़ाओ जी। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, हौसला बढ़ाया। ये विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है, खेलों में टॉप स्कीम में ले आए। और सबसे बड़ी बात उन लोगों को ही मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आप निराश ना हो, आप अपने धैर्य ना खोएं। किसी भी फील्ड में जाएं, आप काम करें, रिजल्ट दें। आज के दिन बहुत मौके हैं इस देश में, बहुत अवसर है, कहीं पर भी आप काम कर सकते हो। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी डिफरेंटली एबल लोग हैं इस देश में, उनको एक स्थान है। बिल्कुल, बस उस मौके को पहचानने की ज़रूरत लगती है कि कहीं ना कहीं वो मौके को पहचानना और लोगों को उस चीज़ के लिए आगे बताना। मतलब उन्हें, कई लोगों को उस चीज़ का ज्ञान भी नहीं होता है कि इतनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है या नहीं दे रही है। तो एक मुझे लगता है कि शायद एक हमारा भी एक दायित्व बनता है कि लोगों को उस स्कीम के बारे में बताना, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि उन तक वो जागरूकता पहुंचाना, जिनके थ्रू उन्हें पता चल सके कि क्या क्या स्कीम गवर्नमेंट उनको दे रही है, किस लेवल की हेल्प उनको दी जा रही है। नहीं, अब तो स्कीमों के बारे में बहुत पता है। मैं बताऊं आपको, मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में गया था जी। तो विशेष तौर पे जो महिला शक्ति थी, उनको जब पता चला कि ये सरकार की स्कीम, भारत सरकार की स्कीम है जी, तो वो आई कि भाई मोदी जी की स्कीम है तो सही होगी। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है, ये एक विश्वास पिछले 10 है सालों में कि मोदी जी ने बोला वो मिलेगा ही मिलेगा। एक कैंप में मैं गया, आपको बताऊं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लगभग वहां पे 300 मातृ शक्ति थी जी, और 100 पुरुष थे वहां पे। मतलब उनका इतना ज्यादा था कि वो स्कीमें मिलेगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने पूछा ये भाई इतनी ज्यादा कैसे? बोले सर उज्ज्वला योजना इतनी अच्छी है, महिलाएं आती हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आई हुई, और उनको ये पता है कि रजिस्ट्रेशन हो गया मतलब मिल गई। सही बात है। तब भी बोलते हैं ना मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जैसे देवेंद्र जी, पार्टी ने आपके ऊपर इतना भरोसा जताया है, और इस भरोसे को आप कैसे सही साबित करेंगे? नहीं, पार्टी को मैं इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे पे भरोसा नहीं जताया, ये उन 7 करोड़ जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उन पे भरोसा जताया है जी। एक किसान के बेटे पे भरोसा जताया। मेरे घर में कभी कोई पार्षद भी नहीं बना, कोई सरपंच भी नहीं बना जी। और इससे आगे जब मेरी टिकट अनाउंस हुई तो मुझे पता ही नहीं था, मैं घर पे बैठा था आराम से। मेरे को मीडिया वालों ने बताया कि सर आपका टिकट अनाउंसमेंट हो गया जी। ये उन युवाओं को ये टिकट दी गई है, उस खिलाड़ी को ये टिकट दी गई है जिन्होंने देश के लिए 22 साल दे दिए मैंने जी। 22 साल की जिंदगी बहुत लंबी होती है, आपको पता ही है। हम ट्रेनिंग करते हैं तब हॉस्टलों में रहते हैं। बिल्कुल। मैंने, मेरी बेटी है 13 साल की, बेटा है 9 साल का। एक बार तो मेरे साथ बड़ा जबरदस्त हुआ, मेरी बिटिया ने कहा कि पापा जी मुझे एक बात बताओ, मेरा जन्मदिन आता है तब कभी नहीं आते आप, शादी में आप कभी नहीं आते, त्योहार आता आप कभी नहीं आते। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने जवाब दिया कि बेटी मुझे देश के लिए करना है, और लोगों को देश के लिए इतना करना नहीं होता, तो इसलिए पापा जी नहीं आते। अब वो थोड़ी समझदार होगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी। सबसे अहम सवाल, अगर
आप देश के खेल मंत्री चुने जाते हैं, तो आप क्या क्या बदलाव लेकर आएंगे? इसमें तो क्या बताऊं, ये तो एक काल्पनिक क्वेश्चन है आपका, और कल्पना में आप कुछ भी कर सकते जी। हैं। पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी, यदि मुझे एक कार्यकर्ता के तौर पे ये कहेगी कि चटाई बिछानी है यहाँ जी। या अपने को चाय देनी है किसी को, वो भूमिका भी मैं निभाऊंगा। जैसे भी मुझे पार्टी तय करेगी भूमिका, वो मुझे तो निष्ठावान बन के काम करना है। मैं सोचता हूँ देश के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकता हूँ, तो यही मेरी भूमिका है। देवेंद्र जी, आप लोकतंत्र की मजबूती के लिए कैसे कदम उठाएंगे? लोकतंत्र की मजबूती के लिए शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा, जी। मैं 2016 से लेकर के अभी पीछे तक निर्वाचन आयोग राजस्थान का मैं ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूँ। अच्छा। मैंने इतनी कैंपेनिंग की है, और मैं आपको बताऊं कि मैंने गली मोहल्लों में जाके भी कैंपेनिंग की है, मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से भी की है। 8 साल में मैंने इतना सीखा है डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत किया जाए, ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए। आप मेरे पीछे के पोस्ट देखेंगे तो राजस्थान में इतना अच्छा काम किया, भारत निर्वाचन आयोग ने मुझे सम्मानित किया था जयपुर में, कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि पिछले अभी विधानसभा चुनाव है उसमें हमारा रिकॉर्ड मतदान हुआ था। तो उनके लिए उन्होंने कहा, देवेंद्र जी बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत काम किया है। और मैंने बहुत समझा लोकतंत्र को। लेकिन इतना बताऊं मैं, भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है। दुनिया डेमोक्रेसी में मैं ये कह सकता हूँ हम दुनिया को आईना दिखा सकते हैं, इतना बड़ा है हमारा, इतना ट्रांसपेरेंसी है। तो अच्छा लगता, 8 साल काम करने से मुझे बहुत अनुभव हुआ, मुझे प्राउड हुआ कि मेरा डेमोक्रेसी इतना मजबूत है। तो मैंने काफी काम किया उसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने हमें समय दिया और इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया। आपने अपने संघर्ष के बारे में बताया, आपने खेल कूद से और आपके पॉलिटिक्स तक आने का आपने पूरा रास्ता हमें बताया कि किस तरीके से आपने अपने छोटे से किसान के बेटे से लेकर और आज दुनिया भर में अपना नाम जो आपने कमाया है, वो पूरी जर्नी आज आपके साथ सुनकर बहुत अच्छा लगा। मतलब कभी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर और जिनको सुनकर वो वाला फीलिंग आता है कि जिसको हम बोलते हैं ना कि हम वो चीज़ फील कर रहे थे। मतलब जिसको बोला जाता है कि सिर्फ एक सुनना नहीं होता है, उस चीज को महसूस करना होता है। बिल्कुल। और आपका हर लाइफ में मैंने महसूस ही किया है। बिल्कुल। और आपके साथ रहकर मुझे भी वो मौका मिला कि आपके जीवन की जो छोटी छोटी बातें आपने हमारे साथ में शेयर की, उस पल को मैंने खुद ने महसूस किया है। इसलिए इस बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आपको फिर से बहुत धन्यवाद। और हम तो यही मनोकामना करेंगे कि जिस तरीके से आपने देश को गोल्ड मेडल दिलाए हैं, इसी तरीके से ये गोल्ड मेडल जीत का आप ही को मिले। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, मेरे चोरू के बारे में आपने मुझसे इतनी जानकारी दी। जी जी।